नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं फिर से एक बार हाजिर हूं आप सभी लोग के सामने। आप लोगों के परीक्षा की जान और आप लोग के घरों का जो क्या कहते हैं, जो सपना है उसे पूरा करने के लिए यहां पर एक क्लास लेकर के हाजिर हूं। ये प्रैक्टिस क्लास वो क्लास है जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के जो है प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि इस क्लास को जरूर देखा करें। देखिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, अगर आप ये प्रैक्टिस सेट अगर आप करते रहेंगे तो कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा जो आपको कहीं से भी हार्ड लगे। ठीक है, और मेरी क्लास अगर करने आए तो सबसे पहले मेरी एक अपील होती है कि शॉर्ट नोट्स बनाने की तैयारी जरूर किया करो, क्योंकि यहां पे प्रश्न में चाहे जितना पढ़ाऊं लेकिन उसके साथ में चीजें इतनी बता देता हूं कि तुम्हें उससे संबंधित अगर प्रश्न कहीं से भी एग्जामिनर पूछेगा तो गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं और आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए देखते हैं क्या आज के पहले प्रश्न में। तो पहला प्रश्न यहां पर पोस्ट किए। जी भैया, पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर आप सस्टेनेबल वर्ड का मतलब समझते हैं तो आप इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। सस्टेनेबल वर्ड का अगर आप मतलब समझते हैं तो आप इस प्रश्न को गलत कदापि नहीं करेंगे। जी भैया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सी, क्योंकि लंबा चौड़ा लिखा हुआ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखिए, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि हम चीजों का आज उपयोग करें लेकिन इस तरह से करें कि कल भी उपयोग करने लायक रहे। अब इसको करने के लिए क्या होता है, ऐसा तरीका अपनाओ कि हम आज भी कर रहे हैं। जैसे मान के चलो, पेड़ हम यूज कर रहे हैं, हमें पता है कि आगे 10 साल बाद हमें पेड़ जो है जरूरत पड़ेगी, आज हमें काटने की जरूरत है, तो आप उस हिसाब से एक पेड़ और बैठा दो ना जो उस टाइम पीरियड में आपके आ जाए। ठीक है, तो इसे ही सस्टेनेबल कहते हैं। और आज की डेट में सस्टेनेबल को जो है विश्व स्तर पर बड़ी बड़ी बैठकें हो रही है, हर देश जो है परेशान है। क्यों? क्योंकि भैया जिस हिसाब से दोहन हो चुका है पिछले 50-100 सालों में, पहले वहां सस्टेनेबल को नहीं ध्यान दिया गया, वहां पहले आओ पहले लूटो का था, उससे अब दिक्कतें बढ़ रही है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिडबी। जी भैया, सिडबी की स्थापना की गई थी। अगर आपको सिडबी का फुल फॉर्म पता होगा तो मेरे दोस्तों आप लोग इसे गलत नहीं करेंगे। अगर आपको सिडबी का फुल फॉर्म पता होगा तो आप इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। कब भैया? 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉपी कलम रखे हो तो नोट डाउन कर लो, नहीं रखे हो तो सुन लो कथा की तरह। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो अब सोच लो, स्मॉल का हो गया तो किसके लिए होता है? तो भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, बी जवाब दिया है, वो सही कर ले। क्या होगा इसका सही जवाब? बी, क्योंकि भाई ये इसका फुल फॉर्म में स्मॉल इंडस्ट्रीज आ रहा है ना, तो यहाँ पर लघु स्तरीय उद्देश्यों को जो है वित्त प्रदान करने हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक बड़ा बैंक है जो छोटे छोटे जैसे एमएसएमई टाइप के जो लोग हैं उनको क्या करता है, पैसा देता है कि वो अपने व्यापार को बढ़ा सके, या दिक्कतें आ रही है तो लोन देता है। कई चीजें होती है, बिजनेस करोगे तो सब समझ जाओगे, करते हो नहीं करते तो समझोगे नहीं। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या है? आराम से पढ़ो, बहुत आराम से पढ़ो, और मैं कह रहा हूं इससे आसान सा प्रश्न कुछ हो नहीं सकता। अगर तुम भूगोल का बेसिक ज्ञान देखने जाओगे, बेसिक ज्ञान, तो बेसिक एकदम बेसिक प्रश्न है। मतलब अगर तुम इस प्रश्न को गलत कर रहे हो तो मैं सोचूंगा तुम भूगोल के बारे में भा भी नहीं जानते हो। जैसे कहते हैं ना भुइयां गोल, तो उसे कहते हैं भूगोल, लेकिन तुम भूगोल का भाव भी नहीं समझोगे, इसे गलत करोगे। यार आसान सा मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है, जो चक्रवात होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होते हैं और तीव्र होते हैं। ये दरअसल आपके मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पर वो कंडीशन होती है जो किसी भी समुद्र तल, जो समुद्र की सतह को गर्म करने में सहायक होता है। ठीक है, और यहां पर आपके क्या लैंड और जो आपका ओशियन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, जहां ओशियन ज्यादा होगा लैंड कम होगा, वहां देखो कम आता है। ठीक है, अब ये तो एक अलग चीज हो जाएगी जो मैं अगर बहुत डिटेल जाऊंगा, लेकिन आप समझिए यहीं पर वो एक एरिया होता है। जैसे मान के चलो 0 डिग्री लाइन है तो ये मकर रेखा, एक कर्क रेखा, इन्हीं के बीच में बहुत उपयुक्त जगह होती है। इसके ऊपर जैसे जाओगे फिर उस हिसाब से चक्रवात, और उस चक्रवात में उतनी तेजी नहीं होगी। जैसे इनकी किलोमीटर स्पीड होती है ना, उतनी स्पीड इनमें नहीं होती है। अभी आप जैसे देख रहे हो इंडिया में पहले जो है केवल बंगाल की खाड़ी में ही तीव्र चक्रवात आते थे, मतलब अच्छी खासी शक्ति के। आजकल देख रहे हैं जो आपका रेड सी है, जो आपके यानी कि पश्चिमी तट पर भी अच्छे खासे शक्तिशाली चक्रवात आ रहे। क्यों? क्योंकि भैया उसका रीजन यही है, क्योंकि क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग से अब जो समुद्र की सतह और गर्म होने लगी है, जितनी गर्म होगी उतने शक्तिशाली चक्रवात होगा।
बहुत आसानी सी बात है, ये प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, ठीक है, सीधा है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान किसने शुरू किया है बताइए। मेरी लाइफ, देखिए इसमें दरअसल लाइफ बेसिकली ये वाला लाइफ है, ठीक है, ये वाला लाइफ है, माई लाइफ माई क्लीन सिटी, किसने चालू किया भैया बताओ। प्रश्न दिख रहा है, उत्तर भी आप लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो देखो सोचो बताओ क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, हेलो बताइए, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया बताइए। अरे अवजय यहां तक आ रही, इसमें अब इको आ रहा है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या, आवास और शहरी मामलों के मंत्री जवाब दिया, यानी क्या बी जवाब दिया है वो सही कर, यानी कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, ठीक है, ओके, हाउस एंड अर्बन अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उसने ये किया था, ओके, ये चीज आप समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, लाइफ का मैंने बताया था, लाइफ का क्या होता है, लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, क्योंकि मैंने इसलिए लाइफ आप लोगों के लिए लिख दिया था, ठीक है, क्लियर। बीच में हो सकता हूं, बीच में हो सकता है कि आप लोगों को मेरी थोड़ी सी आवाज सुनाई पड़ी हो, क्योंकि काफी बैकग्राउंड में आवाज आ रही थी, वही शांत करा रहा था, तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, क्लियर। हाँ, इसकी शुरुआत कब हुई थी, देखो भैया जो लाइफ वाला है ना, ये 15 मई 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। तो 15 मई 2023 को जो है इस योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है, इस अभियान की। और आप समझिए कि इन्होंने किस मंत्रालय ने चालू किया और लाइफ का मतलब क्या है। चलिए सारी चीजें बता दी, इसलिए कहता हूं भैया कॉपी कलम लेके बैठो, क्योंकि ये प्रश्न मेरे सामने आएगा तो मैं सारी चीजों को यहां पर बताऊंगा। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो भैया नई दिल्ली से, ये प्रश्न में भी पूछ लेता है बहुत बार, ठीक है। अगर पूछा जाए हम मतलब क्या था भैया, ट्रिपल आर, ट्रिपल आर क्या है, रीयूज, रिसाइकिल, और फिर क्या कहते हैं ट्रिपल आर में तीसरा आर, खुद सोचो, मैंने बता दिया तो सोचो, उसको जो है पूरी जो वेस्ट मैनेजमेंट करना है और ट्रिपल आर इकोनॉमी को बनाना, ये जो है इसके अंतर्गत किया जाएगा। तमाम सारी ऐसी योजना केंद्र सरकार ने पिछले 5-10 सालों में जारी की हुई है। देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, बजट, आप योजनाएं जारी कर दो, ठीक है, नए नए नाम से जारी कर दो, लेकिन बजट देना होता है यार कोई भी काम करने के लिए। इसे आप एग्जाम्पल देखो क्या हुआ, जैसे आप स्वच्छता मिशन आई, स्वच्छता मिशन जितना हाइप और जितनी चीजें बनाई गई, अगर देखा जाए कुछ हद तक परिणाम दिखा, इससे मैं इग्नोर नहीं करूंगा, लेकिन क्यों बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि बजट, आप जैसे बजट दे रहे हो तो कहीं पर ऐसा क्या है ना कि ऐसा नहीं कि बजट पर ही डिपेंड करता, कुछ लोगों की आदतें भी मैटर करते हैं, मना नहीं करूंगा, लेकिन आदतें बदलने के लिए आपको ऐसा दिखाना पड़ता है और दिखाने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है, बहुत बड़ा मैटर हो जाता है, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो 57वां भैया जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया था, 57वां 2022 के लिए देगा, ठीक है, इसलिए दिमाग में रखना, ये आप लोग 57वां 2022 के लिए दिया गया। और जिन्हें दिया गया ये भैया दरअसल इनका नाम क्या था, दामोदर मौजो, जी भैया क्या, दामोदर मौजो इनका नाम है, ठीक है, क्या नाम है इनका, दामोदर मौजो। और ये जो है आपको एक चीज ये भी पता होना चाहिए, ये गोवा से, ठीक है भैया, ये गोवा से है, इन्होंने कोंकणी में जो है पोएट और काफी चीजें लिखी हुई हैं। तो कोंकणी भाषा आप समझते हो ना, जो गोवा में बोली जाती है, तो गोवा से इनका संबंध रहा है। इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी 1983 में मिला हुआ, ठीक है, इन्हीं को बात कर रहा हूं, जो नाम आप सुन रहे क्या है, दामोदर मौजो को 1983 में इन्हें क्या साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पुरस्कार पाए हैं, तो इससे प्रश्न पूछ लेगा, निम्न में से वह कौन है जिन्हें 2022 का ज्ञानपीठ के साथ जो है क्या नाम है, या मतलब जिन्हें जो है हाल ही में वो साहित्य अकादमी पुरस्कार के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। या फिर पूछ लेगा कि इन्हें कौन सी अन्य, इसे कथन में दे देगा कि इन्हें ये पुरस्कार मिला, उसमें दे देगा इन्हें इस सन में ये पुरस्कार मिला था। अब कथन में तुम सोचोगे कि ये इस भाषा से संबंधित हैं, तो तुम सोचोगे ये पॉइंट है कि नहीं, केवल इससे नहीं तुम्हारा काम चलेगा ना, इनके बारे में भी कुछ और जानो, क्योंकि कथन में दे देगा तो कथन वाले प्रश्नों के लिए ही मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं, ठीक है। जो यहाँ पर कुछ लोग कहते हो कि सर वन लाइनर नहीं है, जो पढ़ाता हूं यही आपका कथन है, ठीक है। बाकी 6 बजे वाली क्लास में आओ, वहां देखो कितने कथन मिलेंगे आपको, फिर बताना। अगले प्रश्न यहाँ पर चलिए बताइए, इसको पढ़िए जवाब दिए, यहाँ पर 4 पॉइंट दिए, चारों पॉइंट पढ़ो जवाब दो, ठीक है। गोल्डन राइस के बारे में पूछ रहा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, पढ़िए बताइए। सर्वोत्तम वर्णन है जी भैया। देखो दरअसल गोल्डन राइस है क्या,
जैसे आपका चावल नॉर्मली चावल होता है, तो नॉर्मली चावल में कुछ चीजों को इसमें जो ऐड किया गया है जिससे आप जो है कुपोषण से लड़ सके, ठीक है। और बहुत अच्छी चीज है। देखिए क्या होता है, अगर आप, पहली बात तो हर आदमी को बहुत अच्छे तरीके से डाइट दे पाना भी मुश्किल होता है, तो अगर हम उसी डाइट में कुछ और चीजों को ऐड कर दे जो आपकी बॉडी को सप्लीमेंट का काम करे, तो इससे अच्छी चीज क्या होगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज है। तो हाँ, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, बी दिया। जी भैया, इस अनाज में प्रो विटामिन ए होता है। जी भैया, जिसे खाने पर मानव शरीर में जो विटामिन ए में जो अगर कमी होती है वो पूरी होती है, और इसे खाने के बाद जो वो खाने के बाद वो विटामिन ए में बदल जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अब विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए से जो है आपका इम्यून सिस्टम, देखने की क्षमता और आपका स्किन हेल्दियर हो जाता है, ठीक है। ये दरअसल इस जो चावल का नाम है GR2E1, दरअसल ये पहले जो है आपके फिलीपींस में जो है ये विकसित हुआ था, ठीक है। अब हर देशों में, कई देश इसको अब जो है यूज में लाते हैं, ठीक है। फिलीपींस वैसे भी चावल को लेकर के काफी बहुत आगे है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस 2023 के संबंध में बता रहा कौन सा कथन सही है। चलिए 3 कथन दिए गए हैं, बताओ। चलो भैया, कथन स्पेशलिस्ट बताओ क्या होगा, इसका जवाब दीजिए, क्या मिलेगा आप लोगों को। ये कथन स्पेशल प्रश्न है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है, मजदूरों के बेहतर कार्य स्थितियों पर, ठीक है। यहां पर बेहतर होगा, बेहतर कार्य स्थितियों पर केंद्रित है। और पेरिस के एक मजदूर को दीवार ने डाल दिया, भारत में पहला मजदूरी लेबर। देखिए अगर मैं पूछूं यहां पर सत्य कौन सा है, तो सत्य केवल तीसरा है। जी हाँ दोस्तों, सत्य केवल तीसरा है। देखिए पहले दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने पेरिस में बैठे थे, वो पेरिस में बैठक हुई थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने नहीं की थी। दरअसल उस समय एक अलग संगठन था, उस संगठन ने जो है वहां पर जो है किया था, उसका नाम क्या था, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ सोशलिस्ट पार्टीज, ठीक है। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ सोशलिस्ट पार्टीज, उन्होंने जो है मिलकर के घोषणा की थी पेरिस में बैठक करके कि 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। और देखो जो इस बार का थीम था, जो अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया गया 2023 को, अब तो 24 लग गया, 23 की बात हो रही है, उसमें क्या था, उसमें दरअसल केवल बेहतर कार्य स्थिति ही नहीं बल्कि उनकी हेल्थ को लेकर भी था। मतलब उसमें सेफ्टी और हेल्थ दोनों की बात की गई थी, ठीक है, कि मतलब आपकी कार्य स्थितियां अच्छी हो, साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो। तो यहां पर केवल कार्य स्थितियों के बारे में बात करा नहीं भैया, हेल्थ पर भी ध्यान दिया गया था। और तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही है कि पहला जो है मद्रास में जो आपके कौन से लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा जो है पहला मनाया गया था। क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती होती है। देखो भैया, जूट की खेती होती है। अब जूट की खेती कहां हो सकती है, थोड़ा सा अंदाजा लगाओ। देखो भैया, जूट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है कि पानी अच्छा खासा चाहिए होता है। अब आप बताओ पानी कहां आपको अच्छा खासा मिल सकता है। आई तो दो जोड़ों के में बताना है, मतलब सिंगुलर से काम नहीं चलेगा, 2 जोड़ों बताना। तो देखो यहां पर मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब वैसे सहारनपुर और हरदोई है। क्या है, सहारनपुर और हरदोई है। देखिए आपके भारत में जितनी जूट आप प्रोडक्शन होती है उसमें से केवल 15% ही ऐसा एरिया जहां पर इरिगेशन यानी क्या सिंचाई के द्वारा होता है। बाकी 85% जो खेती होती है, आपके भारत की बात कर रहा हूं, यूपी की नहीं, भारत की, ठीक है। वहां पर क्या होता है, वो पूरे केवल वर्षा पर ही निर्भर है। क्या, वर्षा पर ही पूरी तरीके से निर्भर है। और जूट के लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है कि कम से कम 50 सेंटीमीटर पानी जो है चाहिए होता है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर पानी की जरूरत होती है इसके पूरे उसके क्या उत्पादन के लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और बाकी इसका जवाब आप लोगों ने देख ही लिया, क्योंकि यार सहारनपुर देख लो, हरदोई देख लो। मैप याद है कि नहीं, यूपी का मैप याद है कि नहीं आप लोगों को, सहारनपुर से स्टार्ट होता है, हरदोई कहां है, मैप याद रखो भैया, बहुत जरूरी है, कैसे चलेगा वरना। कौन सा कथन सही है बताइए। 3 कथन दिया गया है, बताइए। बहुत आसान सा प्रश्न बताइए। तालीकोटा वार, जी भैया तालीकोटा लड़ाई के बारे में पूछ रहा है, बताइए किसके किसके बीच में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य और किसके बीच में हुआ था भैया,
तालीकोटा युद्ध आपके विजयनगर साम्राज्य और क्या कहते हैं जो मुगलों से कई लोगों का, वैसे दूसरी तरफ तो कई लोग थे, उसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बेदर, बेरार, ये सारे लोगों ने मिल करके जो है विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ जो है किया था। क्यों? क्योंकि बात यह थी कि विजयनगर साम्राज्य में बहुत शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली था और बहुत अच्छा खासा फल फूल रहा था। तो पहले आप पहले देखोगे ना कि सही था, क्योंकि पहले की चीज पहले ही थी। छोड़ो, नहीं डिस्कस करेंगे, लंबा चला जाएगा। तो बताइए, तो देखो भैया जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, डी, पहला, दूसरा, तीसरा, जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर ले। जी भैया, तालीकोटा की लड़ाई का विजयनगर साम्राज्य का विघटन हुआ था और इसी में किलीच खान ने सकर खेड़ा की लड़ाई में जो है मुबारिज खान को मार डाला और दक्कन पर अधिकार कर लिया, खुद को आसफ जाह की उपाधि से सम्मानित किया था। बिल्कुल बात सही है। और सआदत खान ने सैयद बंधुओं के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचा और स्वतंत्र अवध की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये तीनों कथन यहां पर जो है आपके सही हैं। मैंने जो है तालीकोटा युद्ध के बारे में बताया, बाकी दूसरा तीसरा पॉइंट तो आप लोग को भी समझ ही गए होंगे। ठीक है, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि जो आपका ये विजयनगर की लड़ाई है, जो तालीकोटा युद्ध, इसे एक नाम से और जाता है, इसे राका सागी और तांगा डागी भी कहते हैं। क्या? राका सागी और टांगा डागी, राका सागी, RAKKASAG, राका सागी और तंगा डागी। ठीक है, टंगा डागी भी नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, समझ गए? चलो, ये आपके विजयनगर युद्ध, ये तालीकोटा युद्ध के बारे में ही बोल रहे हैं। ये दरअसल ये इस प्लेस पर हुआ था, तो ये प्लेस की वजह से नाम में रहता, तो आपको ये पता होना चाहिए कि राका साकी टांगा डागी किस युद्ध से संबंधित है, तो तालीकोटा की लड़ाई संबंधित। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए कार्यवाही का नाम क्या था? देखो भैया, कौन सा चक्रवात आया था ये भी जानना चाहिए। चलो, प्रश्न पूछ सकता है कि इस चक्रवात से प्रभावित, या मतलब ये ऑपरेशन म्यांमार में किस चक्रवात के प्रभावित होने के कारण चलाया गया था। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो क्या करोगे? पता होना चाहिए ना, तो इसीलिए कहते हैं कॉपी कलम लेकर के बैठो, क्योंकि मैं बताता हूं तो आपको पता होना चाहिए। चलो, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या ऑपरेशन करुणा जवाब दिया है, वो सही कर ले। जी भैया, दरअसल साइक्लोन मोचा वहां पर आया हुआ था। ठीक है, उसी की वजह से जो है उसने म्यांमार काफी प्रभावित किया था और ये आगे चल के बांग्लादेश को भी इसने प्रभावित किया था। तो इसीलिए जब वहां पर, दरअसल आप जानते हैं म्यांमार की स्थिति क्या है, तो भारत ने कई तरह की जो है अपनी सुविधाएं प्रदान की थी म्यांमार को। बाकी क्या ही बताएं, जान लो सुविधाओं में क्या मिलेगा, जो चीजों की जरूरत है, मेडिकल सुविधाएं, खाने पीने की सुविधाएं, जो आपको समय पे जरूरत होगी वो उन्हें भी होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में से कौन सी जनजाति माघी उत्सव जो है मनाती है? चलो बताओ भैया, कौन सी जनजाति माघी उत्सव मनाती है? दरअसल चलिए मैं माघी उत्सव के बारे में बताता हूं। माघी उत्सव देखा जाए तो जो माघी जनजाति हैं, तो ये जो दक्षिण आपके नेपाल में रहने वाले ट्राइब हैं, उनसे जो है इनका मिलता हुआ। क्या भैया? दक्षिण नेपाल। अब मैं कोने में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि भैया माघी लिखा इसीलिए। ठीक है, अब बीच में आता हूं। अब देखो वहां पर कर, दरअसल वहां पर नए साल की शुरुआत जो है, माघी उत्सव नए साल की शुरुआत जो नेपाली कैलेंडर का होता है वो होता है जो 15 जनवरी। कब भैया? 15 जनवरी से इन लोग का शुरुआत होता है और ये 5 दिनों तक मनाया जाता है। कितने? 5 दिनों तक मनाया जाता है। अब मैंने इतनी चीजें बता दी, बताओ कितने प्रश्न बन सकते हैं इससे? बहुत सारे ना। चलो, अब ये मैंने बता दिया, अब बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने क्या थारू जवाब दिया, जब ये थारू जनजाति जवाब दिया सही कर ले। अगला प्रश्न यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जवाब दीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताइए तीनों कथन का जवाब दीजिए, क्या सही है इन तीनों का बताइए। देखिए यहां पर आपके जैसे एक पूर्वी यमुना नहर भी है, एक पश्चिमी यमुना नहर भी है। ठीक है, तो कभी ये मत सोचना केवल पूर्वी है, दोनों नहर है। पश्चिमी यमुना नहर क्या है ना कि ये आपके हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा में पड़ता है और यह पूर्वी आपका क्या है, यूपी में पड़ता है। ठीक है, ये चीज जाने रहना। तो देखो जहां तक आपके पूर्वी की बात है, तो इसमें अगर पूछा जाए कौन से कथन सही है, तो तीनों के तीनों कथन सही है, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब पश्चिमी के बारे में बता दूं कि जो है इसे अगर देखो, जैसे यहां इसे शाहजहां ने बनाया था, तो पश्चिमी को कौन? फिरोज शाह ने 14वीं शताब्दी में बनाया था। ठीक है भैया, फिरोज शाह ने इसे जो है 14वीं शताब्दी में बनवाया था, यानी कि पश्चिमी पहले बना था, उसके बाद जो है आपका क्या बना था? पूर्वी बना था। ये भी आपसे हो तो ये याद रखना, क्योंकि जब क्लासेस में देखोगे, समझोगे, रिवीजन करोगे तभी पता रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अकबर ने किस वर्ष में दीन इलाही नामक एक अपने धर्म बनाया था? चलो, इसका प्रचार किसने? क्या कहते हैं, इलाही सिक्के नामक सोने के सिक्के जारी किए थे। चलो बताओ, पता है
ये जो इलाही के सिक्के थे, ये एक सिक्के की जो है वैल्यू 10 रुपए के बराबर थी। मतलब उस समय जो नॉर्मल सिक्के थे, उस नॉर्मल मतलब रुपीस जो थे उसके 10 रुपए बराबर एक था, यानी कि सिक्के की अलग कीमत थी। ठीक है, और ठीक है, बाकी तो ये आपको पता होना चाहिए कब किया गया था। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने क्या 1579 जवाब दिया, वो सही कर ले। देखिए उस सिक्के पर कुछ लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि ईश्वर महान है और ईश्वर जो है अपनी जो महानता है वो उसकी महानता में और वृद्धि हो। ठीक है, ये बात लिखी हुई थी, ईश्वर महान है, ईश्वर की महानता में और ज्यादा वृद्धि हो, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था। अंग्रेजी में मैं बता सकता हूं, गॉड इज ग्रेट और मे हिज ग्लोरी मे हिज ग्लोरी बी ग्लोरीफाइड। ठीक है, अगर आप हिंदी में समझे, इंग्लिश में समझे, जो भी समझे सब मैंने समझा दिया। महाभियोग के मुकदमे के लिए चलाने वाले पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, इन्होंने किसमें भागीदारी के कारण उन पर महाभियोग मुकदमा चला। देखिए भैया, इनमें से एक तो जवाब सही है। दरअसल उन पर महाभियोग चलने का कारण बस यही एक नहीं था, उसमें एक दो रीजन और थे जो मैं बताऊंगा। देखो हुआ क्या था कि ये बनकर के आए थे, ये आप जानते हैं थोड़े से इनका स्वभाव कैसा था, ये बहुत ही मतलब ये इंडिया को अपना घर नहीं मानते थे। इनका बस यही था कि आओ राज करो, जितना प्रताड़ित कर सको करो, जितना लूट के ले जा पाओ लो जाओ। ठीक है, इनका तो अपना ये था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो इन्हों को जो है ये प्रथम गोरिल्ला जो युद्ध हुआ था उसमें जो है इनके अनियमितताओं के कारण जो है इन्हें क्या मिला था, इन्हें जो है इन पर आरोप लगे थे। और 1787 में, जी भैया 1787 में जो है इन्हें अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट करने के बाद इन पर जो है क्या ये महाभियोग शुरू किया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, साल में बता देता हूं जिससे आपके प्रश्न में आए, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दरअसल इनके ऊपर एक आरोप यह भी लगा था, एक नंद कुमार थे भैया, नंद कुमार क्या थे, ये आपके बंगाल से आते थे। ठीक है, बंगाल से यहां पर जो है ये टैक्स कलेक्टर थे। ठीक है, आप बहुत अच्छे से अपना काम करते थे, लेकिन नंद कुमार पर इनको शक हो गया वारेन हेस्टिंग्स जी को, और जबरदस्ती कोई भी साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन इसको जबरदस्ती इन्होंने फांसी की सजा दे दी थी। तो इस बारे में भी इनको जो है दोषी पाया गया था, तो महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, समझ गए। और ये पहले भारतीय थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी। जी भैया, नंद कुमार पहले वो भारतीय थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना। चलो, तो गोरिल्ला युद्ध की वजह से और नंद कुमार, 3-4 फैक्टर थे, जब इतिहास को आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। बाकी यहां जानने के लिए वन लाइनर के तो प्रथम गोरिल्ला युद्ध ही काफी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उसे कुछ लोग रोहिल्ला, जैसे यहां पर जो गोरिल्ला युद्ध इसी को रोहिल्ला वार भी कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, ये भी लिखा है ROHIALLA। ठीक है, चलो बताओ, यहां पर जो है आपके सामने ये प्रश्न दिया गया, बताओ इसमें से विचार कीजिए। हाँ, क्रम में आपको सजेस्ट करना, बताओ। ये प्रश्न मैंने शायद कल करवाया हुआ, अभी यही प्रश्न शायद मैंने कल करवाया हुआ। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो कल मैंने कराया हुआ, आप लोग को गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कल ही कराया था कि देखो बताओ, वन संरक्षण, बताइए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था भैया, मैं बता दे रहा हूं 1980 में। चलो मैं बताता चल रहा हूं, आप में से जितने लोग जवाब देते हैं मिला लेना। फिर उसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यानी क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो 9 सितंबर 1972। कब भैया, 9 सितंबर 1972। उसके बाद क्या, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, क्या बात है भैया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कब आया था भैया, 1986। और अंतिम में क्या है, वायु प्रदूषण, ये जो है आपका ये कब आया था भैया, तो ये आया था आपका कब, 1987। कब भैया, 1987। तो अब बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसे अगर देखा जाए तो यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट WPA, ठीक है, बी क्या होगा, 2143। ठीक है, 2143, 2143। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस जिले में हुआ था, चलिए बताइए। जार बुलंद की कला का विकास क्या है, बेसिकली ये एम्ब्रॉयडरी से संबंधित है। जार कला है, एम्ब्रॉयडरी संबंधित है, जो आपके लखनऊ में देखने को मिलती है। जी भैया, लखनऊ में, और बहुत ही अच्छी है। पहले इसका बहुत विकास भी हुआ था, आप काफी जगहों पर देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के संबंध में कौन सा कथन सही है, जी भैया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, बिल्कुल बात सही है। क्या इंसान था भाई, मतलब 32 साल में इसकी मृत्यु हो गई थी।
अब 32 साल में ही इसने लगभग लगभग बहुत बड़े हिस्से को जीत लिया था। और 32 साल में ही बता रहे हैं कि इसे कुछ शायद डिसीज कोई रोग हो गया था, कुछ लोग बताते इसे वो क्या जहर दे दिया गया था, कुछ लोग बताते इसकी हत्या कर दी गई थी, क्या था ये नहीं पता, लेकिन 32 साल में इसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था, सोचो। तो बताइए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा। वैसे भी आपको पता है कि अलेक्जेंडर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दरअसल भारत के जो आपके राजा पोरस थे, ठीक है, राजा पोरस, उन्होंने ही जो है इसको हराया था। और मतलब अलेक्जेंडर हारा तो वैसे कभी नहीं था, मतलब एक ही बार इंडिया में तो नहीं, वो अपने उसी साइड जो है हारा था जितना मैं जानता हूं। तो राजा पोरस जो थे उन्होंने इसे काफी अच्छे से जो है युद्ध इनका काफी दिनों तक चला था। एक बार उन्होंने धूल चटाई थी राजा पोरस जी ने। तो इसका सही जवाब क्या है, जितने लोगों ने क्या डी जवाब दिया है, जी भैया डी। ये मौर्य शासकों के अधीन उत्तर भारत के राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहित किया था। दरअसल जब अलेक्जेंडर भारत की तरफ बढ़ रहा था तो भारत में एक कौतूहल मच गया कि इतना इसका नाम सुन लिया, तो सब में यही डर था क्योंकि इसके बाद विशाल सेना थी। और जब अलेक्जेंडर भारत आया था तो उसने पहली बार हाथी से जो है युद्ध लड़ते हुए देखा था, और इसी को देख के उसके जो सैनिक थे घबरा गए थे, क्योंकि हाथी इतने विशाल काय होते हैं, वो एक बार पंजा रख दे घोड़े ओड़े तो ऐसे तैसे हो जाए, तो उसी को घबरा गया था। और यहीं पर युद्ध होने के बाद इसने वापस भी चला गया था, उसके सैनिक जो है बोर हो गए थे, ठीक है। तो उसे काफी चीजें हैं, ठीक है। तो भारत के राजनीति एकीकरण को प्रोत्साहित किया था। देखो ये भारत में आक्रमण कब किया था, टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। इसने भारत पर आक्रमण किया था 326 में, 326 बीसी में, ठीक है, 326 बीसी में। और उसी जो है मौर्यन का, और जो आपका मौर्य का टाइम पीरियड कब था भैया, मौर्यों ने जो है 321 बीसीई से लेकर के 321 से लेकर के 185 बीसी तक इनका शासन काल रहा था, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर खनन क्षेत्र दिया है, यहां पर खनिज दिया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया फटाफट जवाब दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब किया, देखिए भैया गुरु महिसानी कहां है, गुरु महिसानी आपके उड़ीसा में है, तलचर आपके उड़ीसा में, जावर आपका राजस्थान में, और जादूगुड़ा आपके झारखंड में, ठीक है। तो ये चीज तो मैंने आपको लोकेशन वाइज बता दिया। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या सी जवाब दिया वो सही कर, ठीक है। गुरु महिसानी जो है आपका लौह अयस्क से है, और तलचर आपका कोयले से, जावर आपका जस्ता से, और जादूगुड़ा आपका यूरेनियम से, ठीक है। और मैंने आपको लोकेशन भी बता दी कि कौन सा किससे है, ठीक है। जादूगुड़ा वो जगह है जो भारत का पहला यूरेनियम जो भारत का पहला यूरेनियम माइन आपके जादूगुड़ा झारखंड में ही शुरू हुआ था, ठीक है। चल गए। और जो ये गुरु महिसानी है, ये आपके भारत का पहला क्या है, लौह अयस्क का माइन था। तो जादूगुड़ा और गुरु महिसानी ये दोनों पहले पहले ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया है ना। देखो पहले आने पर अच्छे से जो है उसे नोट डाउन कर लिया करो, उसे इंपॉर्टेंट मार्क करके अपने नोट्स में शामिल किया करो, रिवीजन जरूर किया करो, बार बार कह रहा हूं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है। अब ऐसे प्रश्न को करने के लिए, अब देखो अब मैं बताऊं, ऐसे प्रश्न अगर आ जाए तो आप सही कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए ज्यादा टाइम मत दो। यहां तो प्रैक्टिस सेट है, यहां मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में तुम क्या अब बैठ के तुम जितने भी यहां पर आपके यहां पर जो है क्या नाम है ये प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स की उन माइन से आप दूरी चेक करोगे तो आप अगला विषय कैसे पढ़ोगे। तो ऐसे प्रश्नों पे ज्यादा टाइम नहीं, आपके सामने आज पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आगे बढ़ जाइए, उन पे ज्यादा फालतू का समय देने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ते हुए उन पे, अब देखो ये प्रश्न तुम पढ़ लिए, तो अब जब दोबारा अपने तुम नोट्स उठाना या पढ़ना तो एक बार कोशिश करना कि इससे संबंधित आपके जो नोट्स उस पर अच्छे से पढ़ लेना कि ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं जो आपके दिमाग में पहले नहीं रहे होंगे, समझ गए। चलो तो यहां पर जितने लोगों ने क्या भद्रावती जवाब दिया है वो सही कर ले। दरअसल जो आपका भद्रावती आपके कर्नाटक में, कहां पर भैया, कर्नाटक में स्थित है। और यहां से क्या होता है, दरअसल यहां से एक माइंस है जहां से सामान, जहां से यहां के ओर आते हैं, उसका नाम क्या है, कम्मागुड़ी माइंस, ठीक है, कम्मागुंडी माइंस है जो इससे दूरी पर, बाकी बोकारो दुर्गापुर और ये जो है आप देखेंगे इससे उतनी दूरी पर नहीं है, ठीक है। दरअसल ये भद्रावती जो है कर्नाटक बेंगलुरु शहर के थोड़ा पास में स्थित था, ठीक है। इसी वजह से यहां से जो माइंस आता दूर था। अब बाकी ये तीनों तो आप जानते ही हो नजदीक है ही, यहाँ के आस पास में ही स्थापित कर दिया गया था, जहां माइंस था उसी से थोड़े से दूरी पर स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ है, कभी कभी समाचार पत्रों में देखा जाने वाला गाह, गाह नहीं था भैया, इसका मैं बता दूं वराह था, ठीक है, वराह, VARAHA, ठीक है, वराह। ये बताओ किसका हिस्सा है, ये गलत लिखा है, वराह था। चलिए बताइए
बताइए किसका हिस्सा था, VARAH, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, समुद्रयान मिशन। आपको मैंने एक प्रश्न कराया था मत्स्य 600, याद है, समुद्रयान मिशन, वही भैया। इसमें क्या हो रहा है, दरअसल एक आपके समुद्र के नीचे जाकर के जो रिसर्च करने के लिए था वो बरहा था, ठीक है, वही बरहा था, और ये जो है समुद्रयान मिशन के अंतर्गत आपके जो है काम कर रहा है। क्लियर, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जो माइनिंग के जो आपके ओशियन में, समुद्र में जा करके जो माइनिंग का काम होगा, वो जो है वराहा जो है वो एक व्हीकल है, ठीक है, जो जा करके माइनिंग करेगा समुद्र की सतहों पर, ठीक है, जो समुद्रयान मिशन के अंतर्गत होगा। क्लियर, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एनो वृक्ष वनों में पाते हैं, चलो किस प्रकार के वन में आपके जो है एनो वृक्ष मिलते हैं, जवाब दीजिए। भूमध्य सागरीय, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती, शंकुधारी, सदाबहार। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अभी आपका वन लाइन प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेट एवरग्रीन जो है एनो वृक्ष होते हैं, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु शिखर कौन सा है। चलो भैया, मेघालय प्लेटू के पूछ रहा है, तो देखा जाए दरअसल इन चारों में से क्या है ना कि जयंतिया, मिकिर, गारो, शिलांग, देखा जाए तो इनमें सबसे ऊंचा जो है आपका शिलांग प्लेटू होता है। जी भैया, देखिए पहले नंबर पर यह होता है, दूसरे नंबर पर नॉकरेक है। तो शिलांग प्लेटू की जो ऊंचाई होती है वो आपकी 1961 मीटर होती है। कितनी, 1961 मीटर होती है इस पे, ठीक है। और वहीं आपकी जो नॉकरेक है, नॉकरेक की मात्र 1412 होती है। जी भैया, नॉकरेक की जो होती है मात्र 1412 मीटर ऊंचाई होती है समुद्र तल से जो आपका मापा जाता है, ठीक है। तो ये दो जो है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, किस पर, आपके जो है मेघालय प्लेटू पर, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नहीं मैं दो बताओ दो कि प्रश्न है, आप गलत ना करो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा हाइड्रोलॉजिकल सूखे का सही वर्णन है, बताइए। यार इतना डिटेल में पढ़ा तो, इतना अच्छा पढ़ा तो फिर भी आप लोग ना लाइक करते हो और ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। अभी भी मैं देख रहा हूं 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और क्या बताऊं भैया, बताओ क्या ही कहा जाएगा। सब्सक्राइब कर दिया करो यार। चीजें पढ़ाता हूं, बताता हूं, सिखाता हूं। अब उंगली पकड़ा कर चला तो नहीं सकता, लेकिन दूर से ही जितना कोशिश करता हूं उतना उंगली पकड़ाता हूं, फिर भी आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कितना बुरा लगता है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है भैया, बी। जल संसाधन प्रणाली में अपर्याप्त सतही और उप सतह जल की जो है स्थिति। जैसे अभी इस समय जो है कर्नाटक का जो बेंगलुरु शहर है, ये इस समय इस चीज से गुजर रहा है। क्यों गुजर रहा है, क्योंकि भैया वहां पिछले 8 महीने में सही से बारिश नहीं हुई है, ठीक है। पिछले 8 महीने में सही से बारिश नहीं हुई है। और दूसरी बात क्या है, जो वहां के अंदर का जल है, मतलब ग्राउंड वाटर है, वो भी बहुत ज्यादा सूख जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये दिक्कत आ रही है। और मैं तो सोच रहा हूं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरा सीजन पड़ा है भैया। अभी तो मेरे ख्याल से जो क्या कहते हो, अप्रैल मई जून, ये 3 महीना उन्हें क्रॉस करना है, और उसमें अभी ही वहां का हालत खराब हो चुकी है। ये हाइड्रोलॉजिकल सूखे का ही कारण है, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1919 की शुरुआत में अली बंधु, अजमल खान, हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत समिति का गठन हुआ था। चलो एक पॉइंट यहां से बन गया कि कौन कौन थे, अली बंधु थे, अजमल खान और हसरत मोहानी थे, ठीक है। सर्वप्रथम खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होने के पीछे का मुख्य कारण क्या था। चलिए भैया, जो इन्होंने खिलाफत समिति बनाई थी, इन्होंने जो मिल करके अपना खिलाफत आंदोलन जो शुरू किया था, उसका मुख्य कारण क्या था शुरू करने के पीछे, बताइए। बहुत ही आसान सा यार, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़े हो, बेसिक पढ़े हो, हंसते हंसते पढ़े थे, प्रैक्टिस करते हुए पढ़े थे ना। क्या जवाब था, यही भैया, तुर्की के जो टुकड़े कर दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, जो वहां के प्रॉफिट को उन्होंने हटा दिया था, तो उसी के चक्कर में जो है ये यहाँ पर आंदोलन हुआ था। और बाद में जब इनको स्थापित कर दिया गया था, वहां लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी, तो इसका असर भारत ने पड़ा था कि वो जो आंदोलन उस स्तर पर था वो थोड़ा सा डाउन हो गया था, ठीक है। अगर अब इंटरनल रीजन भी थे, लेकिन उसके साथ ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बना था, अगर आप पढ़े होंगे तो। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर, जी भैया, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। जी भैया, दरअसल क्या था, पहले वो रूलर, ठीक है, आप समझिएगा, रूलर
रूलर के बाद जो उनको हटा करके केवल जो है प्रिंस। देखिए रूलर क्या होता था, रूलर मतलब होता जो हाँ रूल करता था, तो रूलर उन्होंने कहा कि अब वो रूलर कोई नहीं बनेगा, बस वो राजा के नाम से जाने जाएंगे। यानी क्या मतलब, इसका कहने का मतलब अलग, वो प्रिंस, जैसे अमेरिका में क्या है, सॉरी ब्रिटेन में क्या है, लोकतंत्र है लेकिन प्रिंस करता है। तो उन्होंने यही कर दिया था कि देखो बहादुर शाह जफर मर जाएंगे तो रूलर अब कोई नहीं बनेगा इनके खानदान से, जो बनेंगे बस एक राजा के नाम पे बनेंगे, रूलर कोई नहीं बनेगा। ठीक है, उन्होंने यही घोषणा की थी। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है, मतलब प्रिंस जो है पुकार सकेंगे। तो 1856 में जो है ये चीज हुई थी, इसका सही जवाब था लॉर्ड कैनिंग। जी भैया, लॉर्ड कैनिंग ने जो है ये घोषणा की थी, जो 1856 में ये हुआ भी था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश में सीमा सड़क संगठन की एक विदेशी परियोजना है, प्रोजेक्ट दंतक, बताओ। चलो जवाब दो। दरअसल प्रोजेक्ट दंतक एक प्रोजेक्ट है जो विदेश में हमारे दरअसल सीमा से लगता हुआ, पहले जान के चलो। वहां पर भी जो है बीआरओ क्या काम करता है, बीआरओ का काम होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे बॉर्डर से लगती हुई सड़क हैं, सीमाएं हैं, वहां पर जो है सड़कों का निर्माण करना, और वहां पर किस हिसाब से सेनाओं को सुविधा हो सके, और अगर व्यापार की जरूरत है तो किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए स्पेशली एक बीआरओ का गठन ही कर दिया गया था। ठीक है, तो ये पूर्ववर्ती सरकार जो पहले थी उन्होंने ही किया था। तो इसका रीजन क्या था कि जिससे वो एक अलग स्पेशलाइज काम करेंगी, जो केवल बॉर्डर को लेकर के ही करेंगे। तो भैया दूरदर्शी का ही तरीका होता है कि आप सेपरेट करिए, बाकी इंटरनल जो चल रहा है चलने दो, आपके लिए स्पेशल है। तो उसका सही जवाब है भूटान। जी भैया, भूटान के साथ प्रोजेक्ट दंतक है। दरअसल ये आज का नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये जो है दंतक जो है स्टेब्लिश जब हुआ था, ये 24 अप्रैल 1961 में ही स्टेब्लिश हुआ। ठीक है, 24 अप्रैल 1961 में ही ये जो है स्टेब्लिश हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में WHO अफ्रीका क्षेत्र में निम्नलिखित किस देश ने मई 2023 में ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है? ट्रेकोमा के बारे में मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ट्रेकोमा है क्या, WHO किस प्रकार से कर रहा है, टोटल 42 देश है जहां पर पब्लिक क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आ चुका है। उसमें मैंने बताया था कि एक देश जो है उसको उन्मूलन कर चुका है। यहाँ पर जो है और कौन सा एक देश है कि दो देश है, ये आपको बताना है। तो भैया इसका सही जवाब क्या है, ए और बी दोनों। बेनिन और माली, इन लोगों ने भी जो है क्या इसे पब्लिक यानी कि सार्वजनिक समस्या के रूप से जो है छुटकारा ले लिया। बेनिन 5वां देश बना है और माली जो है ऐसा करने वाला 6वां देश बना है आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। ठीक है, समझ गए, अफ्रीका रीजन का। ठीक है, ये 5वां और ये 6वां। ट्रेकोमा रोग का सबसे ज्यादा असर इस समय जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे हो रहा है, मैंने आपको बताया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शून्य जुताई खेती, जी भैया, जीरो टिलेज फार्मिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है, जवाब देना। बताइए, यहां पर आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं, जवाब दीजिए। बताइए भैया इसका सही जवाब क्या होता है। जी भैया बिल्कुल, चलिए बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है क्या, सी जवाब दिया, 1 और 2 दोनों। जी भैया देखो बिल्कुल बात सही है। अभी देखिए एक नाम आपको पता होना चाहिए, उनका नाम है सुभाष पालेकर। दरअसल जो सुभाष पालेकर जी हैं, इनको जो है पिता माना जाता है किसके, जो आपके यहाँ पर जीरो फार्मिंग की जो पूरी यहाँ पर एक आता है ना जीरो फार्मिंग, ठीक है, जीरो बजट फार्मिंग आप जानते हो, तो सुभाष पालेकर जी को जो है इसका पिता माना जाता है, फादर ऑफ क्या कहते हैं, जीरो बजट फार्मिंग। और जीरो बजट फार्मिंग के अंतर्गत ही आपका शून्य जुताई खेती होता है। इसमें क्या होता है ना, मिट्टी को पहले जैसे हम लोग ड्रिल करते हैं उसको पूरा बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको मिट्टी को ऐसे रहने देते हैं, बस जहां उसकी जो पहले होती है उसको निकाल करके उसी में बीज डाल देते हैं। ठीक है, और इससे समय बचत होता है, इससे जो है मिट्टियों का जो क्या कहते हैं क्षय होता है, क्षय में कमी आती है, पैसा कम लगता है, तो इससे काफी फायदे इसमें होते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मिघिली, हामुन और मोचा खबरों में थे वो हैं। चलो अभी यार इसका जवाब तो इसी क्लास में मिल गया होगा, देखते हैं कितने ध्यान से पढ़े होगे, बताओ कितने ध्यान से पढ़े हो, पता लग जाएगा। अभी मैंने बताया आप लोगों को, इन तीनों में से एक नाम की चर्चा मैंने अभी इसी क्लास में की, और बाकी मैंने एक की चर्चा तो पहले इसी प्रैक्टिस सेट क्लास में ही की हुई है। 750 के करीब भैया प्रश्न हो रहे हो, जगह 750 के प्रश्नों का तुम शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चल रहे हो डेली और रिवीजन करते हुए चल रहे हो, यकीन मानो
तुम पेपर उठा लो, प्रैक्टिस कर लो, पेपर उठा लो प्रीवियस ईयर और देखो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं कितना मिलता जुलता प्रश्न आ रहा है। ठीक है, एक बार पढ़कर देखो। तो जितने लोगों ने क्या हिंद महासागर में चक्रवात जवाब दिया है वो सही कर लें। जी भैया, आपको मैंने बताया मोचा के लिए एक प्रोजेक्ट चालू किया गया था, इसमें भारत ने म्यांमार की सहायता की। इसने आपको क्या म्यांमार के साथ साथ बांग्लादेश को किया। हामुन जी भैया, इसने बांग्लादेश को काफी हद तक किया और मिघली आपके बांग्लादेश को किया। ये थोड़ा कम शक्तिशाली था, बाकी हामुन ज्यादा शक्तिशाली था, इसने बांग्लादेश को नुकसान किया। अब मोचा ने पहले म्यांमार को ज्यादा किया, अब बांग्लादेश जाते जाते थोड़ा कम हो गया। वैसे बांग्लादेश तक पहुंचते 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 थोड़ी सी गति कम हो ही जाती है, ये तो है। चलो आज का आखिरी प्रश्न भी इसी साथ क्लास खत्म करते हैं। तो सी बॉक्थॉर्न के संबंध में बताइए कौन सा कथन सही है, बताइए जो अभी हाल ही में न्यूज में रहा, बताइए क्या है। यहां पर आपको जो है, अच्छा, सी बॉक्थॉर्न को जाकर के आप लोग अभी सर्च करिएगा, क्लास खत्म करिए, सी बॉक्थॉर्न को सर्च करिए और उसकी केवल फोटो देख लीजिए। बता तो मैं यहां भी दूंगा लेकिन उसकी फोटो देख लीजिए। तो देखिए भैया, अगर मैं यहां कथन बताऊं, यह एक झाड़ी है जो विटामिन से भरपूर छोटे नारंगी या पीले जामुन पैदा करती है। तो ये बिल्कुल बात सही है जी भैया। इसमें जो है ना इतने बड़े बड़े यार जामुन, मतलब इतने बड़े पीले रंग के होते हैं, आप जब उसका फोटो देखेंगे। और आपके भारत में भी जो पाया जाता है पश्चिमी घाट पे नहीं पाया जाता, आपके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। जी भैया, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो है ये पाया जाता है। यानी कि इससे क्या पता लगता है, पहाड़ी साइड में पाया जाता है। इसका सही जवाब क्या, केवल एक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास अच्छी लगी होगी। जाते जाते भैया सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया लाइक कर दो। फिर से बता रहा हूं, शाम को 6 बजे आना मत भूलो, क्योंकि यहां पर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। 3 महीने का समय बचा है, 3 महीने में सारी चीजें आप लोग के सामने यहां पर कंप्लीट करानी है। और उसके बाद क्या है, फिर एक मॉक टेस्ट भी बढ़िया से आपके पेपर से पहले चलाया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि जहां आप हजारों रुपया दे करके मेरे दोस्तों इतना कोर्स खरीदते हैं, मेहनत करें, यहाँ फ्री में सारी चीजें आप लोग को मिलने वाली है। तो इस साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। अब देखो, मेहनत तुम्हें करनी है तो तुम डिसाइड करो, तुम्हें फ्री में अपनी मेहनत से सफलता हासिल करनी या पिता का हजारों रुपए खर्चा करके फिर मेहनत करके तुम्हें हासिल करना। ठीक है, कि जो चीजें मैं दे रहा हूं, बड़ी से बड़ी कोचिंग भी वही पैसा लेकर ही देंगी, आप अंदाज लेना। बाय बाय।